विलियम मैकास्किल एक ब्रिटिश फिलोसोफर हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। व्हाट वी ओ द फ्यूचर में मैकास्किल बताते हैं कि हमें सिर्फ आज के लोगों के बारे में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बुक लॉन्ग टर्मिज्म पे फोकस करती है। ये बताती है कि हमारी छोटी छोटी चॉइसेस भी फ्यूचर को बदल सकती हैं। आइए इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर आप हर इंसान की ज़िंदगी एक के बाद एक उनकी पैदाइश के हिसाब से जीते। पहली ज़िंदगी शुरू होती लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में। उसके बाद दूसरी ज़िंदगी के लिए आप दूसरे इंसान के रूप में पैदा होते, फिर तीसरे और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आज तक के 100 बिलियन लोगों की ज़िंदगी जीने के बाद आप सबसे छोटी उम्र के इंसान बन जाते हैं। हिस्ट्री की बुक्स में जो बड़े लोगों के नाम लिखे होते हैं, जैसे क्लियोपात्रा या नेपोलियन, वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। ज़्यादातर ज़िंदगी तो आम लोगों की दिनचर्या, जैसे काम करना, दोस्तों के साथ हंसना और छोटी बड़ी चिंताएं करते हुए बीतती हैं। आपकी ये ज़िंदगी 4 ट्रिलियन साल तक चलती है। इसमें से 10% समय आप एक हंटर गैदरर के रूप में जीते हैं और 60% एक किसान के रूप में। आप अपनी ज़िंदगी का 20% बच्चे पालने में और 20% खेती करने में लगाते हैं। आपने 1.5 बिलियन साल सेक्स में और 250 मिलियन साल बच्चे पैदा करने में बिताए। कॉफ़ी आपने 44 ट्रिलियन कप्स पिए। इस सफ़र में आपने इंसानियत का हर रंग देखा। कभी आप एक इन्वेडर होते हैं, कभी आप स्लेव होल्डर होते हैं, तो कभी आपको गुलामी सहनी पड़ती है। आपने प्यार, दर्द और इंसानियत की हर एक एहसास को महसूस किया। आप मॉडर्न दुनिया की खासियत को भी समझते हैं। एक पॉइंट के बाद टेक्नोलॉजी और सोसाइटी इतनी तेज़ी से बदलने लगी कि आपने स्टीम इंजन्स, साइंस रिवोल्यूशंस और वॉर्स तक सब देखा। एक दिन तो आप मून पे चल रहे थे और अगले दिन स्पेस में 150 साल बिता रहे होते हैं। अब सोचिए, ये तो सिर्फ पास्ट का हिसाब है। अगर इंसानियत 1 मिलियन साल और टिकती है तो अभी आपकी ज़िंदगी का 99.5% हिस्सा बाकी है। अगर ह्यूमैनिटी बिलियंस और ट्रिलियंस साल तक चलती है तो अभी तो हम सिर्फ एक नए पैदा हुए बच्चे के पल में हैं। आने वाला समय बहुत बड़ा है। अगर आपको पता होता कि ये सब आप जीने वाले हैं तो आप आज की दुनिया के फैसलों के लिए क्या चाहते? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मैनेज करनी चाहिए? एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हम आज इतनी ज़्यादा समस्या में हैं कि हमें अपना फ्यूचर खराब कर देना चाहिए? ये सोच एक्सपेरिमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोरल वैल्यूज़ का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के नज़रिए से देखने और उनकी नीड्स को अपनी नीड्स के बराबर समझने में है। इस स्केल पे फ्यूचर सबसे बड़ा मामला बन जाता है। ये किताब लॉन्ग टर्मिज्म के बारे में है, मतलब फ्यूचर को पॉजिटिवली शेप करना आज के समय की सबसे बड़ी मोरल प्रायोरिटी है। अगर हमने अभी सही स्टेप्स लिए तो हम इंसानियत के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, वरना हम अपनी गलतियों से बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे, जैसे अथॉरिटेरियन रिजीम्स या एआई जो हमें कंट्रोल कर सके। आज के डिसीजन से फ्यूचर काफ़ी इम्पैक्ट होगा। हम न्यूक्लियर वॉर या बायोलॉजिकल वेपन्स को रोककर इंसानियत का एंड होने से बचा सकते हैं। मैकैस्किल कहते हैं कि वो पहले लॉन्ग टर्मिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उनके लिए प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी और डिजीज ज़्यादा रियल लगते थे। पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि फ्यूचर के बिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगी हमारे आज के डिसीजंस पर टिकी हुई है। इस किताब में मैकैस्किल ने 3 मेटाफर्स यूज़ किए हैं। पहला, टीनेजर मेटाफर। इंसानियत एक टीनेजर की तरह है, अभी ज़्यादा समय बाकी है पर डिसीजंस लाइफ को शेप कर सकते हैं। दूसरा, मॉल्टेन ग्लास मेटाफर। सोसाइटी अभी एक मॉल्टेन ग्लास की तरह है, मेलिएबल और शेप होने वाली, पर एक बार सेट होने के बाद बदलना मुश्किल। और तीसरा, एक्सपेडिशन मेटाफर, यानी फ्यूचर एक एक्सपेडिशन की तरह है, अनसर्टेन, पर सही प्लानिंग और रिसोर्सेज से हम इस सफ़र को बेटर बना सकते हैं। आज हमारे पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्यूचर का ज़्यादा हिस्सा अभी खाली है। हमारे फैसले ही इस स्टोरी को एक ब्यूटीफुल या ट्रेजिक एंडिंग देंगे। अगर हमने सही काम किया तो फ्यूचर जनरेशन्स हमें याद करके थैंक यू बोलेंगी। इस किताब के ज़रिए मैकास्किल आपको इंस्पायर करना चाहते हैं कि हम फ्यूचर के लिए आज को सही तरीके से बनाएं। आने वाले लोग भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो भी एक दिन इंसानियत का हिस्सा बनेंगे।
उनकी खुशी, दुख और उम्मीदें हम जैसी ही होंगी, बस वो अभी पैदा नहीं हुए। लेकिन फ्यूचर लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। वो न वोट कर सकते हैं, न मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ना ही सोशल मीडिया पर अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है। जैसे पिछले सोशल मूवमेंट्स ने डिसएम्पावर्ड लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही लॉन्ग टर्मिज्म भी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करने की सोचता है। फ्यूचर लोग वोट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके ट्रस्टी बनकर उनके लिए एक बेहतरीन दुनिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए, अगर आप किसी जंगल में ग्लास तोड़ देते हैं और वो बिखरा रह जाता है। एक दिन एक बच्चा उस ग्लास से कट जाता है। क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये इवेंट एक हफ्ते बाद होता है या एक सेंचुरी बाद? नहीं, क्योंकि हार्म तो हार्म होता है, चाहे वो कभी भी हो। इसी तरह अच्छी चीज़ें भी टाइम से आज़ाद होती हैं। अगर आप किसी फ्यूचर पर्सन को खुशी दे सकते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि वो खुशी आज या कल होगी? फ्यूचर लोग भी रियल हैं, और उनके इमोशंस भी हमारे जितने ही वैल्यूएबल। ये कॉमन सेंस है कि हम आने वाले लोगों के बारे में सोचें और उसके हिसाब से काम करें। अगर इंसानियत का सफ़र 1 मिलियन साल तक चलता है, तो फ्यूचर लोगों की संख्या आज के लोगों से हज़ारों गुना ज़्यादा हो सकती है। सोचिए, अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू करें, तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे लिए एक्सेसिबल हो सकती हैं। हर नए स्टार और गैलेक्सी से नए लोग और नए आइडियाज़ शुरू हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट हैं। इंसानियत के बेस्ट डेज सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, वो हम बना सकते हैं। पिछले 200 सालों में ही हमने पावर्टी, इलिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसी इश्यूज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। हम एक वर्ल्ड बना सकते हैं जिसमें कोई भी इंसान गरीबी में ना रहे, सबको हेल्थ केयर मिले और सब अपने सपने पूरे कर सकें। पर फ्यूचर अच्छा ही हो, ये ज़रूरी नहीं। हिस्ट्री ने दिखाया है कि हम स्लेवरी, वॉर्स और टोटलिटेरियनिज्म जैसे बुरे रास्ते भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम सही डिसीजंस लें तो हम एक यूटोपिया यानी गुड प्लेस बना सकते हैं। एक ऐसी प्लेस जिसमें इंसानियत का हर पर्सन खुश हो और प्रोग्रेस कर सके। आज के डिसीजंस का फ्यूचर पर कैसे इम्पैक्ट होता है, इसकी एक अच्छा एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ न सिर्फ पोल्यूशन करता है बल्कि लॉन्ग टर्म हार्म भी। लेकिन क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने से हम आज की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं और फ्यूचर को सेफ बना सकते हैं। क्लीन एनर्जी सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। टेक्नोलॉजी, एआई और पेंडेमिक्स के इश्यूज को सही तरह से हैंडल करना भी इक्वली ज़रूरी है। ये सब लॉन्ग टर्मिज्म का एक हिस्सा है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सोशल। जैसे एक जायंट बॉल एक रफ लैंडस्केप पर रोल कर रही है। हम अभी एक ऐसे फेज में हैं जहां छोटा सा पुश से इंसानियत का डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है। आने वाले समय हमारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करते हैं। अगर हम सोच समझ के अपनी चॉइसेस करें, तो हम एक दुनिया का फाउंडेशन बना सकते हैं जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक ब्लेसिंग होगी। इंसानों ने हजारों सालों तक ऐसे फैसले लिए हैं जिनका लॉन्ग टर्म असर आज तक देखने को मिलता है। मान लीजिए, क्यों हम अफ्रीका में इतनी सारी बड़ी बड़ी प्रजातियां जैसे एलिफेंट्स और जिराफ्स जो हैं, जबकि बाकी जगह ऐसे एनिमल्स ज़्यादा नहीं हैं। पहले ऐसा लगता था कि शायद अफ्रीका का एनवायरनमेंट यूनिक है, लेकिन ये बात सही नहीं है। 50,000 साल पहले दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के मेगाफोना यानी बड़े एनिमल्स रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, ग्लिप्टोडोन्स साउथ अमेरिका में मिलते थे। ये बड़े आर्मेडिलो जैसे जानवर थे, जिनमें से कुछ कार जितने बड़े और भारी होते थे। उनका शरीर एक मजबूत शेल से कवर्ड था और कुछ के टेल्स स्पाइक्स और क्लब से लटके होते थे। ये 12,000 साल पहले ख़त्म हो गए। इसी तरह मेगाथीरियम एक जायंट ग्राउंड स्लॉथ और नोशन मेस्टोडोन एक एलिफेंट जैसा जानवर भी इसी समय एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन ये सब एक्सटिंक्ट क्यों हुए? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नेचुरल क्लाइमेट चेंज इसका कारण था, जबकि कुछ कहते हैं कि ह्यूमंस ने हंटिंग और नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करके उन्हें ख़त्म कर दिया। सबूत सजेस्ट करते हैं कि इंसानों का असर काफ़ी डिसाइसिव था, क्योंकि ये एनिमल्स पहले भी कई क्लाइमेट चेंजेस सर्वाइव कर चुके थे। जब ह्यूमंस नए रीजन्स में पहुंचे, तो हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ये जानवर ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने लगे।
अफ्रीका के मेगाफोना इंसानों के साथ इवॉल्व हुए, इसलिए उनका सर्वाइवल बेटर था। इंसानों के अर्ली एक्शंस जैसे बड़े बड़े फॉरेस्ट को जलाना और खेती के लिए ज़मीन बनाना काफ़ी दूर तक इम्पैक्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक डिफॉरेस्टेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ा और आज भी प्लेनेट स्लाइटली वार्मर है उन एक्शंस की वजह से। आज हम भी ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक फ्यूचर को शेप करेंगे। हमारे एंसेस्टर्स को अपने एक्शंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पता था, पर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज है जो हमें ज़्यादा सोचने की शक्ति देती है। अगर अर्ली एग्रीकल्चरलिस्ट को क्लाइमेट फिजिक्स का नॉलेज होता तो शायद वो अपने एक्शंस के जियोफिजिकल असर को समझ पाते। फ्यूचर को समझने के लिए हम 3 चीज़ें सोच सकते हैं: सिग्निफिकेंस, परसिस्टेंस और कंटिंजेंसी। सिग्निफिकेंस यानी एक एक्शन का एवरेज वैल्यू कितना है। जैसे ग्लिप्टोडोंट्स के ख़त्म होने से हमें एक यूनिक स्पीसीज का लॉस हुआ और इकोसिस्टम पर भी इसका असर पड़ा, ये सिग्निफिकेंस। परसिस्टेंस यानी एक बार जो चेंज होता है वो कितने लंबे समय तक रहता है। ग्लिप्टोडोंट्स का एक्सटिंक्शन 12,000 साल पहले हुआ और अब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। फिर कंटिंजेंसी कि क्या वो चेंज बिना किसी स्पेसिफिक एक्शन के नेचुरली हो जाता। ग्लिप्टोडोंट्स का एक्सटिंक्शन शायद इनएविटेबल था, लेकिन अगर इंसानों ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के नॉर्म्स बनाए होते तो शायद उनका एक्सटिंक्शन रोका जा सकता था। ये फ्रेमवर्क हमें समझने में मदद करता है कि कौन से एक्शंस का लॉन्ग टर्म वैल्यू ज़्यादा हो सकता है। एक टीनेजर के चॉइसेस काफ़ी परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जैसे एक गलत डिसीजन उनकी लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। जैसे किसी ने रेकलेस बिहेवियर की वजह से इंजरी ली तो वो उसका लॉन्ग टर्म स्कार बन जाता है। सिमिलरली कुछ इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस जैसे एक अच्छा टीचर या सब्जेक्ट उनके पूरे कैरियर का रुख बदल सकता है। इसी तरह आज के समय के डिसीजंस जैसे एक्सटिंक्शन रिस्क को टैकल करना और टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप करना ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हिस्ट्री में कई मूवमेंट्स होते हैं जब आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस इजीली शेप हो सकते हैं। इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन एक बार वो सॉलिडिफाई हो जाए तो उन्हें चेंज करना मुश्किल होता है। इसको रिजिडिटी कहते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया का 38th पैरेलल पर डिवीज़न एक छोटा सा डिसीजन था, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म असर बड़ा निकला। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अपने कुछ सालों में काफ़ी अडेप्टेबल था, लेकिन आज वो काफ़ी रिजिड हो चुका है। न्यूक्लियर गवर्नेंस के नॉर्म्स इनिशियली काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, लेकिन आज वो ऑलमोस्ट इमूवेबल हैं। प्लास्टिसिटी और रिजिडिटी का पैटर्न हमें दिखाता है कि नए चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमें अर्ली स्टेजेस में ही डिसीजंस लेने चाहिए, जब चीज़ें अभी मैलिएबल हैं। क्लाइमेट चेंज एक एग्जाम्पल है जहां अगर हमें अर्ली एक्शंस लिया होता तो आज काफ़ी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती थी। आज भी अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिंथेटिक बायोलॉजी पर अच्छे से काम करें तो हम इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। आने वाले कुछ सेंचुरीज़ में ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ शेप होंगी। अगर हम आज के मोरल वैल्यूज़ को वाइजली अडॉप्ट करें तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का फाउंडेशन बनेंगे। जैसे एक टीनेजर के चॉइसेस उसकी लाइफ के डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, वैसे ही आज के डिसीजंस ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। स्लेवरी इतना पुराना और हर जगह था। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में अलग अलग तरह के लोगों को स्लेव बनाया जाता था। ये ऑलमोस्ट सभी पुराने खेती बाड़ी वाले सिविलाइजेशंस में था, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन और इंडिया। लोगों को अलग अलग वजह से स्लेव बनाया जाता था। कभी जीतने के बाद, कभी बच्चों को किडनैप करके, कभी कर्ज नहीं चुकाने के लिए या कभी गुनाह की सज़ा के तौर पर। रोमन एम्पायर में शायद कम से कम 10% लोग स्लेव थे। अरब दुनिया में भी एक बड़ा स्लेव ट्रेड था जो 20th सेंचुरी तक चलता रहा। अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और क्रिश्चियन यूरोप से लोगों को चुरा कर स्लेव बनाया जाता था, जिसे सोल्जर्स या पर्सनल सर्वेंट्स बनाया जाता था, या कभी कभी सेक्स के लिए भी इंस्लेव्ड किए जाते थे। अफ्रीका में ट्रांस सहारन और इंडियन ओशन स्लेव ट्रेड्स में लगभग 12 मिलियन लोग स्लेव बनाए गए। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ने सबसे ज़्यादा स्लेव लोगों को अटलांटिक क्रॉस करके ले गए, जिसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अमेरिकाज में नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया।
12 मिलियन से ज़्यादा स्लेव्स अफ्रीका से ले जाए गए, जिसमें से 4,70,000 ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका गए, 1.6 मिलियन स्पेनिश कॉलोनीज, 4.2 मिलियन कैरिबियन और 5.5 मिलियन ब्राज़ील। यूरोपियंस अक्सर अफ्रीकन लीडर से स्लेव खरीदते थे जो ऑलरेडी दूसरे कम्युनिटीज से उन्हें इनस्लेव कर चुके थे। अटलांटिक क्रॉस करते वक्त स्लेव शिप्स पर कंडीशंस बहुत ख़राब थीं। स्लेव्स को शिप पर टाइट जगहों में रखा जाता था जहां डिजीजेस फैलती रहती थी। स्लेव्स को टॉयलेट यूज़ करने नहीं देते थे, इसलिए वो अपने फीसेस में ही रहते थे वीक्स तक। लगभग 1.5 मिलियन लोगों की मौत उन सफ़रों में हो गई। जो लोग अटलांटिक क्रॉस करके सर्वाइव करते थे उनका सफरिंग डिस्क्राइब करना मुश्किल है। स्लेव्स को प्लांटेशन पर मजबूर किया जाता था जहां वो शुगर केन, टबैको, कॉटन या कॉफ़ी उगाते थे या कभी कभी सिल्वर या गोल्ड को माइन करते थे। वर्क डेज 10 आवर्स के होते थे और प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे भी काम करते थे। 1700 तक 1700 तक कैरिबियन में स्लेव्स ज़्यादा थे और उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम, सिर्फ 20 साल तक होता था। स्लेव ओनर्स ने स्लेव्स के साथ जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर की तरह बिहेव किया। विपिंग अक्सर होती रहती थी ताकि स्लेव्स काम में एफिशिएंट रहें और वो डर के स्टेट में रहें। स्लेवरी को सही समझना मुश्किल है। शायद लगता है कि स्लेव ओनर्स जानते होंगे कि ये गलत है, पर हिस्ट्री में स्लेवरी को एक्सेप्टेबल माना जाता था। प्लेटो, एरिस्टोटल और इमैनुअल कांट जैसे फिलोसफर्स भी स्लेवरी को सपोर्ट करते थे। पर स्लेवरी अबॉलिश हो गई। क्या ये इनएविटेबल था या कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे जो इसे अबॉलिश करने में मदद की? अबॉलिशन की हिस्ट्री को समझना मुश्किल है, लेकिन ये एक बड़ा चेंज था जो कुछ लोगों के एफर्ट से हुआ। इंस्लेव्ड लोगों के रेजिस्टेंस, एक्टिविस्ट जैसे फ्रेडरिक डॉगलस, सोजर्नर ट्रूथ और हैरियट टूबमैन ने इसमें मदद की। ब्रिटिश अबॉलिनिस्ट मूवमेंट में क्वैकर्स का बड़ा रोल था। बेंजामिन ले, एक क्वैकर एक्टिविस्ट, स्लेवरी के खिलाफ बहुत कुछ करते थे। उन्होंने ड्रामेटिक तरीके से स्लेवरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जैसे मीटिंग में फेक ब्लड दिखाना और लोगों को स्लेवरी के हॉरर्स बताना। उनके एक्शंस ने दूसरे एक्टिविस्ट को इंस्पायर किया, जैसे एंथनी बेनेजेट, जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्लेवरी को अबॉलिश करने में मदद की। अबॉलिशन इकोनॉमिक रीजन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्लेवरी तभी भी प्रॉफिटेबल थी। ब्रिटिश स्लेव ट्रेड बूमिंग था और अबॉलिशन के बाद भी कुछ कंट्रीज में स्लेवरी कंटिन्यू थी। इसलिए अबॉलिशन मोरल चेंजेस की वजह से हुआ, न कि सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से। ब्रिटिश अबॉलिनिस्ट कैंपेन काफ़ी एक्सपेंसिव था और बहुत एफर्ट से हुआ। ब्रिटेन ने स्लेव ट्रेड को ग्लोबली बैन करने के लिए रॉयल नेवी का इस्तेमाल किया, लेकिन स्लेवरी पूरी दुनिया में तुरंत ख़त्म नहीं हुई और कुछ कंट्रीज़ में अभी भी स्लेवरी थी जब तक 20th सेंचुरी में अबॉलिश नहीं हुई। स्लेवरी अबॉलिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोरल चेंज था। इससे मिलियंस लोगों को मिजरी से छुटकारा मिला। इन वैल्यूज चेंजेस का फ्यूचर पे बहुत इम्पैक्ट होता है और ये चेंजेस काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। वैल्यूज चेंजेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखते हैं और उनका इन्फ्लुएंस फ्यूचर जनरेशन्स पे भी पड़ता है। लेकिन अगर ये चेंजेस इनएविटेबल नहीं होते तो हमें ये समझना होगा कि ये कैसे और कब होते हैं, ताकि हम बेटर डिसीजंस ले सकें। वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए आपको अब्स्ट्रैक्ट या जनरल मोरल प्रिंसिपल्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे गोल्डन रूल, जो हर समय और जगह रेलेवेंट रहता है। स्पेसिफिक एक्शंस को बड़े वर्ल्ड व्यू के साथ टाई करके देखना चाहिए ताकि फ्यूचर में भी उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहे। आने वाले समय में अगर हम मोरल नॉर्म्स को इम्प्रूव करते हैं तो इसका इम्पैक्ट कई जनरेशन्स तक रहेगा और शायद इनडेफिनेटली भी। 6वीं सदी बीसी में चीन में झोउ डायनेस्टी टूटने से एक लंबी लड़ाई का दौर शुरू हुआ, जिसे वेरिंग स्टेट्स एरा कहते हैं। लेकिन इस टूटने से एक नए स्कूल और कल्चर का ज़माना भी आया, जिसे बाद में 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कहा गया। इस दौरान फिलोसफर्स अलग अलग राज्यों से आते थे, अपने आइडियाज़ को डेवलप करते थे और राजनीतिक लीडर्स को अपनी थियरीज, मोरल आइडियाज़ और पॉलिसीज़ बताने की कोशिश करते थे। 100 स्कूल्स में से 4 मेन फिलोसफीज थी। सबसे ज़्यादा फेमस कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी थी। कन्फ्यूशियस लोगों को अपने आप को बेहतर बनाने और मोरल सुधार करने पर जोर देते थे। उन्होंने सोचा कि अगर आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे तो आप एक साधु बन सकते हैं, सेज। कन्फ्यूशियन ने सोशल नॉर्म्स और कल्चरल रिचुअल्स को फॉलो करने को कहा।
जैसे अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, अथॉरिटी को मानना और अपने परिवार और देश के प्रति लॉयल्टी दिखाना। उन्होंने गलत काम करने पर इंसाफ देने की जगह गलत रिश्ते को सजा देने पर जोर दिया। जैसे अगर बेटा पिता को पीटता है तो ये एक बड़ा जुर्म है, लेकिन अगर जो पिता है वो अपने बेटे को पीटता है तो ये बुरा नहीं है। दूसरी फिलॉसफी लीगलिज्म थी। लीगलिस्ट का मानना था कि इंसान नेचुरली खुदगर्ज और बुरा होता है, इसलिए उन्हें बदलाव से रोकने के लिए सख्त सजा देना जरूरी है। उन्होंने एक स्ट्रांग गवर्नमेंट और पावरफुल मिलिट्री पर भी जोर दिया। तीसरी फिलॉसफी दाविज्म थी, जो जुआंगजी और दाओदिजिंग से आती है। दाविस्त यानी ताविस्त ने कन्फ्यूजियंस के रिजिड रूल्स को गलत समझा और स्पॉन्टेनियस नॉन कोअर्सिव एक्शंस को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि दुनिया के उथल पुथल को समझने के लिए फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। चौथी फिलॉसफी मोहिज्म थी, जो मोहिस्ट फिलॉसफर मोजी के फॉलोअर्स थे। मोइस्ट ने कहा कि हमें अपने आप की तरह दूसरों को भी परवाह करनी चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। ये फ़िलॉसफी ब्रिटिश यूटिलिटेरियंस जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम जैसी थी, बस ये मोहिस्ट्स ने 2000 साल पहले शुरू कर दी थी। मोहिस्ट ने आर्ग्यू किया कि लोगों को लग्जरीज नहीं रखनी चाहिए और ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए ताकि रिसोर्सेस वेस्ट ना हो। उन्होंने नेपोटिज्म यानी फैमिली फेवरेटिज्म को कंडेम किया और मेरिटोक्रेसी को प्रमोट किया। वॉर से बहुत परेशान थे, इसलिए कुछ मोहिस्ट्स ने पार्लियामेंट्री ग्रुप्स बनाने की तरफ काम किया ताकि कमज़ोर शहरों को प्रोटेक्ट कर सकें। इन डिफरेंट स्कूल्स के बीच बहुत राइवलरी और क्रिटिसिज्म था। कन्फ्यूशियन फिलोसोफर जुंगजी ने कहा कि अगर आप मोहिस्ट की तरह सोचते हैं तो आप दुनिया भर में घूम सकते हैं, लेकिन लोग आपको नीचा समझेंगे। 100 स्कूल्स ऑफ थॉट्स का दौर 221 बीसी में ख़त्म हुआ, जब किन डायनेस्टी ने चीन को कॉन्क्वेर किया और लीगलिज्म को सबसे ऊपर रखा। एम्परर ने कुछ किताबें जला दी और प्राइवेट लर्निंग को रोक दिया। किसी ने भी डिसेंट नहीं दिखाया, वरना उसकी सज़ा मौत थी। लीगलिज्म जीत गया, लेकिन कन्फ्यूशियनिज्म सर्वाइव कर गया, लेकिन थोड़ा ही इन्फ्लुएंस के साथ। किन एम्परर अपनी रूल को लंबी चलाने के लिए ऑब्सेस्ड था। उसने अपने एम्पायर को 10,000 जनरेशन्स तक चलाने का वादा किया, मगर वो अपनी तलाश में कामयाब नहीं हुआ और 210 बीसी में मर गया। उसके मरने के बाद लोगों ने रिवोल्ट किया और हान डायनेस्टी बन गई। हान डायनेस्टी ने कन्फ्यूशियनिज्म को ऑफिशियल आइडियोलॉजी बना दिया। यह फिलॉसफी चीन पर हजारों सालों तक चली, लेकिन आज के दिन में इसका इन्फ्लुएंस कम हो गया है। 1912 में कन्फ्यूशियनिज्म को ऑफिशियल स्टेट फिलॉसफी नहीं रखा गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी भी चीन और दूसरे कन्फ्यूशियन हेरिटेज कंट्रीज पर दिखता है। आज भी लोगों के पास कन्फ्यूशियन वैल्यूज होते हैं, जैसे कि फैमिली और रिस्पेक्ट। अगर हिस्ट्री थोड़ा अलग होती तो शायद लीगलिज्म, दाविज्म या मोहिज्म जैसे आइडियाज चीन पर हजारों साल तक रूल करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कन्फ्यूशियनिज्म ने ज़्यादा समय तक इन्फ्लुएंस बनाए रखा। वैल्यूज़ बहुत ही परसिस्टेंट होती हैं, मतलब वो लंबे समय तक रहती हैं। जैसे बाइबल और कुरान अभी भी मिलियंस में बेचे जाते हैं, जो कि बहुत पुरानी किताबें हैं। कन्फ्यूशियस के एनालिटिक्स भी आज भी लोग पढ़ते हैं। ये किताबें हर दिन लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। बेबीलोनियन तालमुद जैसी पुरानी किताबें भी आज के ज़माने में कुछ लोग फॉलो करते हैं। जैसे जीव स्टेम सेल रिसर्च में ज़्यादा लिबरल हैं, जबकि कैथोलिक्स उसे अपोज करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ज़िंदगी कॉन्सेप्शन से ही शुरू हो जाती है। और कुछ कंट्रीज़ में डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी फॉलो की जाती हैं, जैसे इंडिया में हाई रेट ऑफ वेजिटेरियनिज्म है। वैल्यूज़ चेंजेस सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि ये लोगों और दूसरों पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्मिस्ट पर्सपेक्टिव से ये चेंजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रिडिक्टेबल होता है। वैल्यू लॉक इन का मतलब है कि एक सिंगल वैल्यू सिस्टम या सेट ऑफ वैल्यूज़ बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर जाए, टिकी रह जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फ्यूचर में मोरल डाइवर्सिटी कम हो जाएगी और सोसाइटी सिर्फ कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ को फॉलो करेंगी। कन्फ्यूशनिज्म का राइज एक अच्छा एग्जाम्पल है। किन डायनेस्टी ने लीगलिज्म को इन्फोर्स किया, लेकिन हान डायनेस्टी ने कन्फ्यूशनिज्म को प्रमोट किया और हजारों सालों तक चीन में ये वैल्यूज चली।
लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जैसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई, तो ये वैल्यूज़ और भी ज़्यादा परसिस्टेंट हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है जो मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। पिछले 10 सालों में मशीन लर्निंग ने एआई को बहुत आगे बढ़ा दिया है। जैसे डीप माइंड का अल्फागो 2016 में चैंपियन गो प्लेयर ली सेडॉल को हरा दिया। लेकिन एजीआई का अल्टीमेट गोल है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हर तरह के टास्क को ह्यूमंस की तरह और उनसे बेटर परफॉर्म कर सके। एजीआई के दो मेजर रीजंस हैं कि ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहला, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का स्पीड अप करना। एजीआई से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। अगर एजीआई अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है तो ग्रोथ रेट्स और भी तेज हो जाएंगी। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एजीआई से वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत जल्दी डबल हो सकती है, कुछ महीनों या सालों में। एजीआई का पोटेंशियल लॉन्गजेविटी, ये एजीआई सिस्टम्स इमोर्टल हो सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो इजीली रेप्लिकेट किए जा सकते हैं। अगर एक एजीआई सिस्टम बन जाता है तो वो कभी मर नहीं सकता और हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे हार्डवेयर चेंज हो जाए। एजीआई डेवलप होने के बाद ये बहुत पावरफुल हो जाएगा और ह्यूमंस को सरपास कर सकता है। अगर एजीआई का अलाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमंस को ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर एजीआई अलाइन हो जाता है तो ये सोसाइटी को बेटर बना देगा। एआई टेक ओवर से सिविलाइजेशन एंड नहीं होती, बल्कि सिविलाइजेशन एजीआई के वैल्यूज़ के साथ कंटिन्यू करती है। इसलिए एआई टेक ओवर का रोकना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में हमारे डिज़ायर्ड वैल्यूज़ ही प्रिवेल करें। हिस्ट्री में बहुत सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी लॉक इन हो चुकी हैं। होमोसेपियंस ने दूसरे होमोस्पीसीज को आउट कम्पीट करके अपनी डोमिनेंस बना ली। कॉलोनियलिज्म ने भी वेस्टर्न वैल्यूज़ को दुनिया भर में स्प्रेड किया। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर और ज़्यादा होमोजेनाइज हो रहे हैं। हमें एक मोरल एक्सप्लोरेटरी वर्ल्ड बनाना चाहिए जहाँ वैल्यूज़ चेंज होती रहें और बेस्ट मोरल वैल्यूज़ ही प्रिवेल करें। इसके लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी। ऑप्शंस ओपन रखना चाहिए ताकि वैल्यूज़ लॉक इन ना हो और हम फ्लेक्सिबल रहें। लॉक इन पैराडॉक्स ये है कि हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज़ लॉक इन करने पड़ेंगे ताकि बैड वैल्यूज़ ना लॉक इन हो। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, जैसे कि फ्री स्पीच को डिफेंड करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे अपोज कर सकते हैं। मकास्किल कहते हैं कि हम आज भी प्लास्टिसिटी के दौर में जी रहे हैं जहां मोरल वैल्यूज़ चेंज को हो सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे एजीआई से ये प्लास्टिसिटी ख़त्म हो सकती है और वैल्यूज़ लॉक इन हो सकती हैं। इसलिए हमें आज से ही मोरली एक्सप्लोरेटरी वर्ल्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारे डिज़ायर्ड वैल्यूज़ ही आगे बढ़ें। सुबह के 9:46 जीएमटी पर 11 सितंबर के दिन बहुत ही खूबसूरत गर्मी का मौसम है। यूरोप के ज़्यादातर लोगों ने एक चमकता हुआ आग का गोला आसमान में देखा। कुछ ही सेकंड्स में ये सूरज से भी ज़्यादा रोशनी हो गई इसकी, और जैसे ही ये आसमान में आगे बढ़ा, शुरुआत में बिल्कुल शांत था, फिर इसके पीछे धूल और धुआं का एक बड़ा सा गुच्छा गया। ऑस्ट्रिया के ऊपर कहीं ये टूटने लगा, जिसकी वजह से 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये लोग लकी थे। 50 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने वाला हज़ारों टन का पत्थर और धातु नॉर्दर्न इटली के मैदानों पर टकराने लगी, जिसने कुछ ही पलों में सदियों की मेहनत को मिटा दिया। पडुआ और वेरोना जैसे शहर ज़मीन से गायब हो गए और वेनिस के आखिरी शान हमेशा के लिए समुद्र के नीचे दब गए। 6 लाख लोगों की मौत और टोटल डैमेज $1 ट्रिलियन से ज़्यादा था। लेकिन आर्ट, हिस्ट्री, साइंस, पूरी इंसानी नस्ल के लिए नुकसान का हिसाब लगा पाना मुश्किल था। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे एक बड़ा युद्ध एक ही सुबह में लड़ा और हारा गया हो। समझा गया था कि ऐसा बड़ा डिजास्टर 1000 साल तक नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कल हो, और अगली बार नतीजे और भी खराब हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इस तरह से आर्थर सी क्लार्क की किताब रेंडिजवस विथ रामा की शुरुआत होती है, जो 1973 में पब्लिश हुई थी। इस कहानी में यूरोप में एस्ट्रॉयड स्ट्राइक के बाद अर्थ की गवर्नमेंट ने स्पेस गार्ड सिस्टम बनाया, जो स्पेस से आने वाले खतरे को पहले से ही पकड़ने के लिए था।
कई सालों तक बहुत से साइंटिस्ट ने एस्ट्रॉयड्स के खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई जब तक 1980 में ये पहली बार प्रपोज किया गया था कि डायनासोर्स को मैक्सिको के यूकेटियन पेनिसुला में एक बड़ा एस्ट्रॉयड हिट करने से मारे गए। तब तक क्लार्क आर चैपमन जैसे लीडिंग एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा था कि एस्ट्रॉयड के खतरे को लेकर लोगों में सिर्फ गीगल फैक्टर था। ये सब बदला 1994 में जब कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जुपिटर पर टकरा गया, जो 300 बिलियन टन टीएनटी के बराबर था। एक टुकड़े ने जुपिटर पर 12,000 किलोमीटर का निशान छोड़ दिया, जो अर्थ के साइज का था। डेविड लेविन ने कहा था कि यह कॉमेट ने लोगों का गीगल फैक्टर खत्म कर दिया। इम्पैक्ट ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी। 1998 में दो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स डीप इम्पैक्ट और अर्मेगेडन ने दिखाया कि अर्थ को एक बड़ा एस्ट्रॉयड आने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। साइंटिस्ट ने डीप इम्पैक्ट की तारीफ की क्योंकि इसमें इम्पैक्ट थ्रेट को समझा गया था, जबकि अर्मेगेडन को क्लार्क चैपमैन ने साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली बेकार बताया। पब्लिक इंटरेस्ट और साइंटिस्ट की एडवोकेसी की वजह से 1998 में कांग्रेस ने नासा को टास्क दिया कि वो 90% नियर अर्थ एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स जो 1 किलोमीटर से बड़े हैं उन्हें एक दशक के अंदर ट्रैक करें। इस एफर्ट को स्पेस गार्ड कहा गया। स्पेस गार्ड ने बहुत सफलता हासिल की। अब हमने 93% एस्ट्रॉयड्स को ट्रैक कर लिया है जो 1 किलोमीटर से बड़े हैं, और 98% एक्सटिंक्शन थ्रेटनिंग एस्ट्रॉयड्स को भी ढूंढ लिया है जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा बड़े हैं। पहले स्पेस गार्ड के बाद अर्थ पर एक्सटिंक्शन लेवल एस्ट्रॉयड हिट होने का रिस्क 1 in 200 मिलियन पर ईयर था। अब ये रिस्क कम होकर 1 in 15 बिलियन हो गया है, यानी 100 गुना कम। पहले हमने समझा था कि हम फ्यूचर को बेहतर कैसे बना सकते हैं, चाहे सिविलाइजेशन कितनी भी लंबी चले। स्पेस गार्ड ने दिखाया है कि अगर हम अपने दिमाग लगा कर काम करें तो हम एक्सटिंक्शन के खतरों को मैनेज कर सकते हैं। हमें पता चल गया था कि कोई एमिनेंट एस्ट्रॉयड थ्रेट नहीं था, लेकिन ट्रैकिंग ने यह दिखाया कि अगर हमने किसी एस्ट्रॉयड को अर्थ की तरफ आते देखा होता तो हम उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगा सकते थे, और अगर फेल हो गए तो हम फूड स्टॉक पाइल्स भी बना सकते थे। कुछ $100 मिलियन से हम इस रिस्क को मैनेज कर सकते थे। लेकिन आने वाले दशकों में हमने बहुत बड़े रिस्क का सामना करना पड़ेगा। अगर हम चैलेंज को सामना नहीं करते तो इंसानियत प्रीमेच्योर एंड ले सकती है और हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ग्रेट पावर वॉर। ग्रेट पावर वॉर से एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा ड्राइवर कोल्ड वॉर था। यूएस और सोवियत यूनियन ने बायो वेपन्स प्रोग्राम चलाकर अपनी मिलिट्री सुपेरियोरिटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसका सबसे बड़ा नतीजा था कुछ लोगों की मौत और मिलियंस का रिस्क। लॉन्ग टर्मिस्ट पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा वॉर कंसर्निंग तब होते हैं जो ग्रेट पावर्स के बीच में होते हैं, क्योंकि ये वॉर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने का रिस्क होता है जो ह्यूमैनिटी के एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है। लॉन्ग पीस का मतलब है कि ग्रेट पावर्स ने एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं की, लेकिन ये पीस लक और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का रिजल्ट है। लेकिन ये पीस लक पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे मूवमेंट्स में वॉर बहुत क्लोज आते हैं। ग्रेट पावर वॉर से सिर्फ एक्सटिंक्शन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि बायो वेपन्स का आर्म रेस, एआई मिस अलाइनमेंट का रिस्क, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का कम होना। इसलिए अगला वर्ल्ड वॉर रोकना सिविलाइजेशन को सेफगार्ड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। AD 100 के आसपास दुनिया में दो बड़े एम्पायर्स थे जो टेरिटरी और पॉपुलेशन में लगभग बराबर थे। इन दोनों में मिलकर दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग इनके अंडर रहते थे। एक था हान डायनेस्टी, जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया। हान डायनेस्टी ने कन्फ्यूशनिज्म को चीन का प्राइमरी आइडियोलॉजी बनाया जो 2000 सालों तक चला। दूसरा था रोमन अम्पायर, जिसका अंजाम बिल्कुल अलग था। अगर आप AD 100 में रोमन एम्पायर होते तो आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे एडवांस्ड एम्पायर को रूल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, लॉ और इकोनॉमी के मामले में। इस बात को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ था।
रोमन एम्पायर सेंट्रल हीटिंग और डबल ग्लेजिंग का यूज़ करता था, जो पब्लिक बाथ्स को इंसुलेट करते थे। कंक्रीट का इस्तेमाल होता था, जो कुछ हद तक आज के कंक्रीट से ज़्यादा ड्यूरेबल था। रोमन्स ने ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज भी एडमायर किए जाते हैं, जैसे कोलिज्म जो 50,000 लोगों को बैठा सकता था, और सर्कस मैक्सिमस जो 1.5 लाख लोगों के लिए था। रोम का एरिया आज के यूरोपियन यूनियन से बड़ा था, बिना रेलवेज, एयरप्लेन्स या मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। उनका इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड थी, जिसमें डिवीज़न ऑफ लेबर, बैंकिंग सिस्टम और कॉन्टिनेंट्स के बीच इंटरनेशनल ट्रेड होता था। ट्रेडर्स गुड्स सेल करते थे और नॉलेज को बढ़ाते थे। रोमन सोसाइटी में एक हिस्टोरिकली अनयूजुअल मिडिल क्लास थी, जो पॉपुलेशन का 10% थी, और अपवर्ड सोशल मोबिलिटी काफ़ी कॉमन थी। रोम दुनिया का पहला शहर था जो 1 मिलियन लोगों तक पहुंचा, लेकिन रोम का ये ग्रोथ सेक्रीफाइसेस के साथ आया। रोमन रिपब्लिक के टाइम रोम लगभग 90% समय वॉर में रहता था, लेकिन जब रोमन एम्पायर बना तो 2 सेंचुरीज तक पॉपुलेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स में ग्रोथ हुई। रोमन्स को लगता था कि उनका प्रोग्रेस हमेशा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5th सेंचुरी में जर्मेनिक ट्राइब्स ने रोम को 2 बार लूट लिया, एडी 410 में विसिगोथ्स और एडी 455 में वैंडल्स ने। रोम की लूट एक बड़े एम्पायर का डिक्लाइन का सिंबल बन गई। सेंट जेरोम ने कहा कि दुनिया की सबसे ब्राइट लाइट बुझ गई। रोम का गिरना मतलब पूरी दुनिया का गिरना था। थोड़े ही टाइम बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। रोम की पॉपुलेशन 30,000 तक गिर गई और सेंचुरीज तक उसका पॉपुलेशन स्टेबल रहा। हिस्टोरियंस ने रोम के कोलैप्स के लिए 210 अलग रीजंस दिए हैं, लेकिन सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन है फ्लॉड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, करप्शन, इकोनॉमिक वीकनेसेस, एक्सटर्नल इन्वेजन्स और क्लाइमेट चेंज और प्लेग्स का इम्पैक्ट। एक इतना बड़ा एम्पायर बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मैनेज करना मुश्किल था। असली सवाल ये है कि ये इतना टाइम तक सर्वाइव कैसे कर गया। ज़्यादा सिविलाइजेशंस का एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ 340 साल होता है। कोलैप्स एक एक्सेप्शनल नहीं बल्कि रूल है। इसलिए ये सोचना ज़रूरी है कि क्या आज के टाइम में हम रोम की तरह कोलैप्स हो सकते हैं। हिस्ट्री में सिविलाइजेशंस सरप्राइजिंग रेजिलियंस दिखाती थी। जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो यूरोप डीपॉपुलेट नहीं हुआ। रोमन रूल को जर्मेनिक ट्राइब्स ने रिप्लेस कर दिया। ब्रिटेन एक एक्सट्रीम केस था। वहाँ राइटिंग और रोमन बिल्डिंग क्राफ्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन यह डिक्लाइन परमानेंट नहीं था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बाद ही रेनेसांस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए। जो भी हिस्टोरिकल कोलैप्सेस हुए हैं वो लोकल थे, ग्लोबल नहीं। जब रोम गिरा तब चीन, इंडिया और सेंट्रल अमेरिका की सिविलाइजेशंस अनअफेक्टेड थी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाइजेंथियम 1000 साल और चला। आज के टाइम ग्लोबल थ्रेट्स जैसे न्यूक्लियर वॉर और क्लाइमेट चेंज सिविलाइजेशनल कोलैप्स का रिस्क बढ़ाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बॉम्बिंग्स के बावजूद सिटीज़ रिकवर कर गई, लेकिन एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। न्यूक्लियर विंटर की वजह से एग्रीकल्चर डिसरप्ट हो सकता है और बिलियंस लोग भूख से मर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग जो 7 से 10 डिग्रीज बढ़ने पे एग्रीकल्चर और लिविंग कंडीशंस को खतरनाक बना सकती हैं, खासकर ट्रॉपिकल रीजन्स में। लेकिन रिचर और टेम्परेट रीजन्स एडाप्ट कर लेंगे। क्लाइमेट चेंज से रिकवरी मुश्किल हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर सेंचुरीज तक हाई रहेंगे। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन रेजिलिएंट है, लेकिन ग्लोबल कोलैप्स का रिस्क आज ज़्यादा बड़ा है। हमारे आने वाले एक्शन से डिसाइड करेंगे कि हम अपनी सिविलाइजेशंस को सेफ गार्ड करते हैं या नहीं। क्या हम प्रोग्रेस करते रहेंगे या रोम की तरह कोलैप्स के बाद सिर्फ रिकवर ही हो पाएंगे। स्टैग्नेशन। 11वीं सेंचुरी के आसपास बगदाद दुनिया का साइंटिफिक प्रोग्रेस का सेंटर था, जिसे इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं। इस युग में साइंटिस्ट और इनोवेटर्स ने कई ऐसे इनोवेशंस किए जो दुनिया के लिए नए थे। मैग्नीफाइंग लेंस का काम को समझना, फ्लाई व्हील पावर्ड वाटर लिफ्टिंग डिवाइस बनाना और प्रोग्रामेबल मशीन जैसी चीज़ें इसी एरा में बनाई गई। एल्गोरिदम और अलजेब्रा जैसे शब्द अरबिक भाषा से आए हैं। जो नंबर सिस्टम 1 2 3 हम आज यूज़ करते हैं
वो यूरोप में 13th सेंचुरी में अरबिक मैथमेटिशियंस के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन इस्लामिक गोल्डन एज ज़्यादा देर तक नहीं चला। 12th सेंचुरी के बाद साइंटिफिक प्रोग्रेस धीरे हो गई। इसके पीछे कारण मंगोल इन्वेजन्स, क्रूसेड्स और कल्चरल शिफ्ट का माना जाता है, जिसमें थियोलॉजिकल वर्क को ज़्यादा अहमियत दी गई। इस तरह के छोटे छोटे समय के प्रोग्रेस को हिस्टोरियन जैके गोल्डस्टोन एफ्लोरेसेंस कहते हैं, ऐसा युग जो शॉर्ट टर्म एडवांसमेंट लेकर आता है। एंशियंट ग्रीक भी एक ऐसे एफ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल है, जहाँ 800 से 300 BC के बीच जीवन का स्टैंडर्ड और टेक्नोलॉजी दोनों में सुधार देखा गया। आज के समय का प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो अलग है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया में रैपिड और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ देखी गई, लेकिन क्या ये प्रगति हमेशा चलती रहेगी? अगर आने वाले हिस्टोरियन इस एरा को एक बड़े एफ्लोरेसेंस के रूप में देखें तो ये मान सकते हैं कि जैसा हर एफ्लोरेसेंस खत्म होता है, ये भी स्टैग्नेशन यानी रुकावट की तरफ बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इनोवेशन और प्रोग्रेस सिर्फ धीरे नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से रुक भी सकती है। ये स्टैग्नेशन हजारों सालों तक चल सकता है, जिसका सिविलाइजेशन के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। स्टैग्नेशन के दो बड़े खतरे हैं। पहला, स्टैग्नेशन के बाद जो समाज बनेगा उसकी वैल्यू सिस्टम आज के सिस्टम से बिल्कुल अलग हो सकती है। दूसरा, अगर सोसाइटी रुकावट में अटक गई तो एक्सटिंक्शन और कोलैप्स का रिस्क बढ़ जाता है। इकोनॉमिक डेटा कहता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का पेस धीरे हो रहा है। इकोनॉमिस्ट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं, जो दिखाता है कि हम इनपुट्स यानी लेबर मशीन से कितना आउटपुट ले रहे हैं। पिछले 50 सालों में इस रेट में गिरावट देखी गई है। अगर हम पिछले 150 सालों को देखें तो हर 50 सालों में प्रोग्रेस का पैटर्न अलग था। 1870 से 1920 इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुई, कार्स आई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। 1920 से 1970 हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में सुधार हुआ और मून लैंडिंग जैसी बड़ी अचीवमेंट्स हुई। 1970 से 2020 प्रोग्रेस ज़्यादातर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सीमित गई, जैसे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स। बाकी फील्ड्स में प्रोग्रेस रिलेटिवली स्लो है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तब होती है जब तक रिसोर्सेस और मैन पावर का यूज़ होता रहे, लेकिन जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं और डिस्कवरीज मुश्किल, तो प्रोग्रेस स्लो होने लगती है। एक और चैलेंज है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। आज फर्टिलिटी रेट्स दुनिया भर में गिर रही हैं, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में रिसर्चर्स और इन्वेंटर्स की संख्या कम हो सकती है। अगर दुनिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती रही तो प्रोग्रेस का पेस और स्लो हो जाएगा। हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स जैसे मिडिल एजेस के बाद रेनेसांस का आना ये दिखाते हैं कि स्टैग्नेशन परमानेंट नहीं होता, लेकिन अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हो गया तो रिकवरी मुश्किल हो सकती है। एक बार स्टैग्नेशन शुरू हुआ तो वो हज़ारों साल तक चल सकता है। स्टैग्नेशन सिर्फ डिले नहीं करता, बल्कि एक्सटिंक्शन के रिस्क को भी बढ़ाता है। अगर हम फ्यूचर में बायो इंजीनियर्ड पेंडेमिक्स या दूसरे कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स का सामना करते हैं और हमारे पास उनसे लड़ने के टूल्स नहीं होते, तो ह्यूमैनिटी खतरे में आ सकती है। इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस के बिना सिविलाइजेशन का फ्यूचर सेफ नहीं है। एसेसिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डेरेक पेरफिट पिछले सेंचुरी के एक सबसे क्रिएटिव और इन्फ्लुएंशियल मोरल फिलोसफर थे। उनका जीवन काफ़ी यूनिक और सिंपल था। ईटॉन में स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई शुरू करने के बाद ऑक्सफोर्ड में हिस्ट्री पढ़ी और फिर ऑल सोल्स कॉलेज की फेलोशिप जीता। ये दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जहां अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नहीं होते और सिर्फ कुछ ग्रेजुएट स्कॉलर्स होते हैं। ऑल सोल्स के फेलोशिप जीतने के लिए एक काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम पास करना होता है। इस टेस्ट को दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम कहा गया है। इसमें 12 घंटे के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट इज़ अ नंबर। एक टाइम पर इसमें एक सिंगल वर्ड ऐसे लिखना पड़ता था, जैसे वाटर या रिप्रोडक्शन। पेरफिट ने ये फेलोशिप 24 साल की उम्र में जीती और उसके बाद 43 साल इस इंस्टीट्यूट में काम किया, बिना किसी फिलॉसफी डिग्री को ऑफिशियली कंप्लीट किए। पेरफिट का जीवन उनका काम ही था। वो अपना ज़्यादा समय फिलॉसफी और मोरल अंडरस्टैंडिंग को समर्पित करते थे। हर दिन वो
वही सिंपल कपड़े पहनते, सफ़ेद शर्ट और काले ट्राउजर्स, और वही सिंपल खाना खाते। ब्रेकफास्ट में सेरेल और फ्रूट्स, डिनर में कैरेट्स और लेटूस के साथ पीनट बटर या हमस। वो सेमिनार्स के बीच लिटरली दौड़ते हुए जाते अपना टाइम बचाने के लिए। ब्रशिंग करते वक्त भी वो बुक्स पढ़ते थे। उनका एक खास फीचर था उनकी एम्पैथी। वो किसी के दुख को नहीं देख सकते थे, सिर्फ किसी के सफरिंग के बारे में सोचना उनको रुला देता था। पेरफिट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन एथिक्स का कॉन्सेप्ट था। ये एक मोरल फिलॉसफी की ब्रांच है जो ये समझने की कोशिश करती है कि लोगों का जन्म लेना, कितने लोग पैदा होते हैं और उनका जीवन कैसे होता है, दुनिया के लिए क्या मीनिंग रखता है। क्या किसी अच्छे जीवन का होना दुनिया के लिए ज़रूरी है? इस टॉपिक पर सेकुलर डिस्कशंस बहुत ही कम हुई हैं, लेकिन पेरफिट ने अपनी 1984 की बुक रीजंस एंड पर्संस के जरिए इस डिस्कशन को एक नई डेप्थ दी। पेरफिट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। अगर ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाए तो ये सिर्फ 8 बिलियन लोगों के मरने का दुख नहीं होगा, बल्कि उन हजारों करोड़ों लोगों के होने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी जो आने वाले फ्यूचर में पैदा होते। अगर मैनकाइंड एक्सटिंक्ट हो गई तो दुनिया उन सारे अच्छे और खुश लोगों को मिस करेगी जो कभी जीने का मौका पा सकते थे। पेरफिट का मानना था कि अगर एक इंसान का जीवन अच्छा है तो उसका एग्जिस्टेंस अपने आप में दुनिया के लिए बेनिफिशियल है। अगर एक व्यक्ति खुश है और मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है तो उसका होना दुनिया के बेटर होने में योगदान देता है। कई लोग ये मानते हैं कि खुश लोगों का होना दुनिया के लिए एक न्यूट्रल बात है, न अच्छी न बुरी। फिलोसोफर जैन नर्वेजन ने इस बात को एक स्लोगन में लिखा, वी आर इन फेवर ऑफ मेकिंग पीपल हैप्पी बट न्यूट्रल अबाउट मेकिंग हैप्पी पीपल। पेरफिट ने एक और पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिया, एक व्यक्ति का जन्म कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर किसी ने 1 मिनट लेट कोई डिसीजन लिया तो शायद कोई अलग ही इंसान पैदा होता। ये स्मॉल एक्शंस आने वाले सालों में बिलियन लोगों के एग्जिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। पॉपुलेशन इथिक्स सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है, इसका इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड डिसीजंस पर भी होता है। ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट होने से बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रिलियंस ऑफ पोटेंशियल लाइव्स के एग्जिस्टेंस को सेफ गार्ड करता है। हैप्पी और वेल रेज्ड बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होते हैं। अगर हम एक फ्लरिशिंग और फेयर सोसाइटी बनाते हैं तो हम स्पेस में भी अपनी सिविलाइजेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे ह्यूमैनिटी का फ्यूचर और सिक्योर हो जाए। डायरेक्ट पेरफिट की थियरीज हमसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछती हैं कि क्या हम अपने आज के एक्शंस के ज़रिए आने वाले लोगों के लिए एक अच्छा और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक मोरल ड्यूटी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सोचिए, अगर पूरी इंसानियत का एक ही जीवन होता और आप उसी में हर एक इंसान का जीवन एक के बाद एक जीते। ये सोचने पर सवाल उठाता है कि क्या ये सब कुछ जीना वर्थ इट होता। अगर आपने अब तक की इंसानी जिंदगियां जी होती तो क्या आप समझेंगे कि ये जीवन अच्छा था या ज़्यादा बुरा? और अगर आपको पता चले कि इंसानियत अगले कुछ सदियों में ख़त्म होने वाली है तो क्या आपको दुख होगा उन आनंद के लिए जो आप मिस करेंगे, या अच्छा लगेगा कि आप उन दुख भरी जिंदगियों से बच गए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या सिविलाइजेशन का आगे चलना मोरल सेंस में अच्छा होगा, या अगर सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाए तो दुनिया के लिए बेटर होगा। अगर आपको लगता है कि भविष्य अच्छा होगा तो आपको एक्सटिंक्शन या कोलैप्स रोकने के लिए काम करना चाहिए। अगर लगता है कि भविष्य ज़्यादा बुरा होगा तो शायद वैल्यूज़ या सोसाइटल ट्रेजेक्टरी को बदलने पे ध्यान देना ज़रूरी है। एक बेसिक सवाल है कि क्या ज़्यादा लोग अपने जीवन को पॉजिटिव मानते हैं? रिसर्च के अनुसार दुनिया के कई लोग अपने जीवन को ज़्यादा दुख भरा मानते हैं। सर्वेज और सेल्फ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 10% लोग ऐसे हैं जिनका जीवन नेगेटिव है, या जो कहते हैं कि उनका जीवन अगर शुरू ही नहीं होता तो बेटर होता। जब लोगों से पूछा गया कि उनका जीवन 0 से 10 के स्केल पर कैसा है तो 47% यानी 47% लोगों ने स्कोर 5 से ऊपर दिया। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट क्या है? रिसर्च कहती है कि कुछ लोग 0 या 1 के बीच न्यूट्रल पॉइंट को मानते हैं। अगर ये सही है तो 10% तक लोग नेगेटिव जीवन जी रहे हैं।
वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे के अनुसार ज़्यादातर लोग अपने आप को हैप्पी या रेदर हैप्पी मानते हैं, लेकिन ये सर्वेस कभी कभी ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं क्योंकि लोग अपने दुख के बारे में खुलकर नहीं बताते। एक नई रिसर्च में लोगों से रैंडमली ये पूछा गया कि क्या वो अपने मूवमेंट को स्किप करना चाहेंगे अगर पॉसिबल हो। लोग अपने दिन के 40% मूवमेंट्स स्किप करते अगर कर सकते तो। भविष्य को लेकर दो सिनेरियोज हो सकते हैं, एक बेस्ट केस और एक वर्स्ट केस। बेस्ट केस में इंसानियत पूरे यूनिवर्स में एक्सपैंड करेगी और फ्लोरिशिंग लाइफ जिएगी। वर्स्ट केस में दुख और मिजरी से भरी दुनिया हो सकती है। डेटा और मोरल रिफ्लेक्शन के आधार पर लगता है कि भविष्य के लिए ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम्स और रिस्क हैं, लेकिन अच्छे फ्यूचर का पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर हम अपने एक्शंस को थॉटफुल बनाएं तो ह्यूमैनिटी का लॉन्ग टर्म भविष्य पॉजिटिव हो सकता है। अंग्रेजी और कई दूसरी भाषाओं में भविष्य को हम अपने सामने और अतीत को पीछे मानते हैं, लेकिन आइमारा भाषा में भविष्य को पीछे और अतीत को सामने माना जाता है। आइमारा लोग समझते हैं कि अतीत हमारे सामने होता है क्योंकि वो दिखाई देता है और हम उसे समझ सकते हैं, लेकिन भविष्य पीछे होता है जो अनजाना और अनदेखा है। भविष्य के बारे में क्लैरिटी पाना मुश्किल है क्योंकि कई फैक्टर्स अनक्लियर हैं। अपोजिट व्यूज यानी बहुत सी टॉपिक्स जैसे एआई के डेवलपमेंट को लेकर एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एआई का डेवलपमेंट स्लो करना ज़रूरी है, तो कुछ सोचते हैं कि इसे फास्ट करना टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन के रिस्क को कम करेगा। कई बार हम उन चीज़ों के बारे में भी अनअवेयर होते हैं जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। जैसे 1500 के समय के स्कॉलर्स ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया की लाइफ स्पैन बिलियन साल हो सकती है या स्पेस के बारे में इतनी डिस्कवरीज होंगी। भविष्य हमारे आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। जो डिसीजंस हम अभी लेंगे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर या वर्स दुनिया बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।